हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के पहले 3 जुलाई के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के मिड टर्म रेजिग्नेशन के बारे में। उसके बाद सीएजी ऑडिट रिपोर्ट को समझेंगे जिसमें इंडियन रेलवेज के फाइनेंशियल लैप्सेस की बात की गई है। तीसरा टॉपिक होगा इंडिया में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का एक्सपांशन और उसका लिंक विद इंडिया यूके एफटीए। और फाइनली हम बात करेंगे द काशी डिक्लेरेशन के बारे में जो एक यूथ स्पिरिचुअल समिट के दौरान अनाउंस हुआ था। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। करंट अपडेट ये है कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से रिजाइन कर दिया है। उनके टेन्योर में 2 साल अभी भी बाकी थे। रेजिग्नेशन का रीज़न उन्होंने अपनी हेल्थ को बताया है। इस मूव के साथ वो भारत के सिर्फ तीसरे वाइस प्रेसिडेंट बने जिन्होंने अपना टर्म पूरा होने से पहले ही पद छोड़ दिया। इससे पहले वीवी गिरी और केआर वेंकटरमन ने भी रेजिग्नेशन किया था। दोनों ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए ये स्टेप लिया था। अब सवाल उठता है कि वाइस प्रेसिडेंट के ड्यूटीज़ को कौन संभालेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया गया है। आपको पता होगा कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन भी होते हैं, तो उनके एब्सेंस में डेप्यूटी चेयरमैन दैट इज हरिवंश नारायण सिंह जी राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स पे प्रिसाइड करेंगे। अब जब वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट वेकेंट हो गया है तो नए वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 के अंदर होगा। प्रेसिडेंट के केस में कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई फिक्स्ड डेडलाइन नहीं है। बस इतना लिखा गया है कि इलेक्शन शुड बी एज सून एज पॉसिबल। इलेक्शन कमीशन इसके लिए शेड्यूल अनाउंस करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी कैंडिडेट इलेक्ट होंगे वो जगदीप धनखड़ जी के रिमाइंडर टर्म पूरा नहीं करेंगे, बल्कि अपना 5 ईयर टर्म सर्व करेंगे। वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस में दोनों हाउसेस के एमपीज दैट इज लोकसभा और राज्यसभा के इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड मेंबर्स वोटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जहां सीएजी ने एक मेजर ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किया है। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज सीएजी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा में टेबल किया है। ये ऑडिट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए कंडक्ट किया गया था, जिसमें इंडियन रेलवेज में 573 करोड़ के फाइनेंशियल लैप्सेस हाईलाइट किए गए हैं। रिगार्डिंग सीएजी, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होते हैं जिनका काम है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पर नज़र रखना और इंश्योर करना कि पब्लिक मनी का सही इस्तेमाल हो रहा है। इन्हें हम इंडिया का फाइनेंशियल वॉचडॉग भी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर देखा जाए तो आर्टिकल 148 उनके अपॉइंटमेंट और सर्विस कंडीशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 149 उनके पावर्स और ड्यूटीज़ को डिफाइन करते हैं और आर्टिकल 151 कहता है कि सीएजी के रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को दिए जाएंगे जो फिर उन्हें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने प्रेजेंट करेंगे। सीएजी सिर्फ इरेगुलरिटीज़ ही नहीं दिखाते हैं बल्कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी देते हैं। पिछले 20 सालों में उनके ऑडिट्स काफ़ी बड़े केसेस में काम आया है, जैसे 2G स्पेक्ट्रम केस, कोल ब्लॉक एलोकेशन, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम और कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। इन सभी केसेस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर उन्होंने एग्जीक्यूटिव पर सीरियस क्वेश्चंस उठाए थे। इसके साथ ही सीएजी का रोल रिफॉर्मेटिव भी होता है। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे सीएजी ने काफ़ी कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए थे। इंटरनेशनल लेवल पर भी सीएजी काफ़ी रिस्पेक्टेड फिगर होते हैं। उन्होंने यूएन हेडक्वार्टर्स का भी ऑडिट सक्सेसफुली किया है, जो कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड ऑपरेशंस का पार्ट होता है। टेक्नोलॉजी के लेवल पर भी सीएजी बहुत ही प्रोएक्टिव रहे हैं। 2016 में उन्होंने बिग डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी अडॉप्ट की थी और दिल्ली में सेंटर फॉर डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स एस्टैब्लिश किया। आज सीएजी एसडीजीज यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इम्प्लीमेंटेशन को ऑडिट करने के लिए भी तैयारी में लगे हैं। एक और रिसेंट अचीवमेंट ये है कि सीएजी ऑफ इंडिया को 2024 से 2027 तक के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आईएलओ जेनीवा के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया गया है। फॉर्मर सीएजी विनोद राय भी बहुत इम्पैक्टफुल रहे हैं एज डी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम की इरेगुलरिटीज़ को हाईलाइट किया था। इनका नाम आप एथिक्स पेपर में पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी के एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक रिसेंट आर्टिकल के मुताबिक इंडिया और यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो फाइनल होने के बिल्कुल करीब है। ये बातचीत लगभग 3 साल से चलते आ रही है। जब ये एफटीए साइन होगा तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया में और ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज ओपन होंगे।
जीसीसीज बेसिकली वो ऑफशोर यूनिट्स होते हैं जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, बिजनेस सपोर्ट और इनोवेशन। इनका कंट्रोल कंप्लीटली पेरेंट कंपनी के पास होता है, मतलब ये आउटसोर्सिंग नहीं होते हैं। जैसे गूगल, यूनिलीवर, बॉश, इन सब के जीसीसीज इंडिया में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया आज जीसीसीज का वर्ल्ड लीडर है। 2024 के एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया में 1500 से ज़्यादा जीसीसीज एक्टिव है और दुनिया के टोटल जीसीसीज का आधा से भी ज़्यादा शेयर इंडिया में ही है। सिटीज़ लाइक बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम और नोएडा ये की लोकेशंस हैं जहां ये सेंटर्स क्लस्टर्ड हैं। रही बात एफटीए की, अगर इंडिया यूके एफटीए साइन होता है तो जीसीसीज को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, रेगुलेटरी बैरियर्स कम होंगे, प्रोफेशनल्स का क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट इजी हो जाएगा, डेटा और डिजिटल गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स अलाइन होंगे और यूके बेस्ड एमएनसीज को इंडिया में एक्सपांशन करने के लिए एक क्लियर पाथ मिलेगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा इंडिया के सर्विसेज लेड एक्सपोर्ट इकोसिस्टम पर। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं आज के चौथे और फाइनल टॉपिक की तरफ, जिसका फोकस है यूथ एम्पावरमेंट और स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट इन सोशल पॉलिसी। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने एक यूथ स्पिरिचुअल समिट ऑर्गेनाइज किया था, जिसका थीम था नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। इस समिट में जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसी को हम काशी डिक्लेरेशन कहते हैं। इस डिक्लेरेशन का एम है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और यूथफुल रिजॉल्व को कंबाइन करके 2047 तक भारत को एक ड्रग फ्री सोसाइटी बनाना। काशी डिक्लेरेशन में एक जॉइंट नेशनल कमेटी बनाने का भी प्रपोजल दिया गया है जो मल्टी मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन करेगी। ये कमेटी ड्रग अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को सपोर्ट सर्विसेज से कनेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट एजेंसीज इस पूरे इनिशिएटिव को लीड करेंगी, लेकिन उनके साथ साथ कम्युनिटी और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ईशा फाउंडेशन भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे। ये मॉडल यूथ लेड एफर्ट्स को स्पिरिचुअल डायरेक्शन के साथ जोड़ता है। लॉन्ग टर्म बिहेवियरल चेंज लाने के लिए ये एक बहुत ही इनोवेटिव और ग्राउंडेड अप्रोच है। गवर्नेंस और एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनता है। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडेज एपिसोड। मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर्स एपिसोड के साथ। टिल देन, दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।